हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी इंग्लिश के लिए कुछ एमसीक्यू को, जो कि आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं और आपके प्रीवियस ईयर राइटर्स को भी इनमें पूरी तरीके से इंक्लूड किया गया है। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिस्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग। ऑप्शन आपको दिए गए हैं एलिजाबेथन एज, रोमांटिक एज, रेस्टोरेशन एज। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेस्टोरेशन एज में आपका कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिश हुआ था। कहाँ? इंग्लैंड में। बात करूँ अगर रेस्टोरेशन एज की, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक माना जाता है? 1660 से लेकर के 1700 तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। बात करूँ रोमांटिक एज की, तो रोमांटिक एज का आपको पता होना चाहिए कि 1798 से इसकी शुरुआत मानी जाती है रोमांटिक एज की, जब से आपका लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ था तब से रोमांटिक एज में पोइट्री का डेवलपमेंट हुआ था। बात करूँ एलिजाबेथन एज की, तो एलिजाबेथन एज को आपको पता होना चाहिए कि 1558 से लेकर के 1600 एलिजाबेथन एज का टाइम स्पैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया गया है कि द प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी एंड द करेक्टर होल्ड द सेकंड प्लेस। ये किसने कहा था? आपने बताना है कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने, शेक्सपियर ने या लॉन्जिनस ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरिस्टोटल ने ये थॉट दिया था कि द प्लॉट ऑफ द सोल ऑफ ट्रेजेडी इज अ प्लॉट। नेक्स्ट अगर बात करूँ विलियम शेक्सपियर की, तो विलियम शेक्सपियर को आपको क्या कहा जाता है? बार्ड ऑफ एवोन भी कहा जाता है विलियम शेक्सपियर साहब को। और विलियम शेक्सपियर साहब का एक अनफिनिश्ड प्ले है जिसे हम लोग हेनरी एट्थ के नाम से जानते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है कि शेक्सपियर का जो लाइफ स्पैन है वो क्या है। आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसकी डेथ का मुझे पूरा लाइफ स्पैन लिख के आपने मुझे भेजना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु रोट ओड ऑन सॉलिट्यूड। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जॉन कीट्स, अलेक्जेंडर पोप, थॉमस ग्रे और टेनिसन। ओड ऑन सॉलिट्यूड किसने लिखा था? अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बात करूं अगर अलेक्जेंडर पोप की, जो कि जाने जाते हैं अपने ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म और ऐसे ऑन मैन के लिए, इनका एक बहुत ही फेमस थॉट है। आपने अगर ध्यान दिया होगा भी, आपने वो सुना होगा, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। जो अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग वाला जो कोट है वो इसकी कौन से वर्क से लिया गया है? ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म से ही लिया गया है। बात करूं अगर मैं ऑप्शन नंबर ए जॉन कीट्स की, तो जॉन कीट्स जो कि आपके रोमांटिक एज के राइटर हैं। जॉन किट्स जो कि आपके हाइपेरियन के लिए जाने जाते हैं। हाइपेरियन का एक बहुत ही खास एपिक है। और जॉन किट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 1795 से लेकर के कब तक है? 1821 तक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। और इस सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स में आते हैं जॉन किट्स साहब। अलेक्जेंडर पोप ने ओड ऑन सॉलिट्यूड लिखा था। और अलेक्जेंडर पोप की एज को हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में अगस्टन एज के नाम से भी जानते हैं। थॉमस ग्रे की अगर बात करूं तो ये जाने जाते हैं एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड के लिए। इन्हें ही हम लोग ग्रेवयार्ड पोएट के अंदर भी आपको थॉमस ग्रे को जानते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की अगर बात करूं, ये जाने जाते हैं अपनी बहुत ही फेमस पोएम टिम्बक्टू के लिए, जिसके लिए इनको चांसलर्स गोल्ड मेडल भी मिला था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को। इसके साथ साथ इनको पोएट लॉरेट भी बनाया गया। किसके बाद? वर्ड्सवर्थ के बाद इन्हें पोएट लॉरेट बनाया गया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि टेनिसन पोएट लॉरेट कब बने थे, कौन से सन में बने थे। और ये कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? आपका विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं, जिस एज में आपका नोबल का डेवलपमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज रिवाइव्ड इन फ्रांस बाई। यानी जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स था उसे फ्रांस में किसने रिवाइव किया था, किसने उसका प्रचलन किया था फ्रांस में? ऑप्शन आपको दिए गए हैं मोलेर ने, जॉनसन ने, फ्लेचर ने या डॉक्टर जॉनसन ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोलेर ने फ्रांस में किसको? कॉमेडी ऑफ मैनर्स को रिवाइव किया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। बेन जॉनसन की अगर बात करूं तो बेन जॉनसन आपकी कौन सी एज से रिलेट करते हैं? ये आपका रिलेट करते हैं आपको कौन सी? एलिजाबेथन एज से। बेन जॉनसन, जिनका कि नाम आपका किससे रिलेटेड है? आपका कॉमेडी ऑफ मैनर्स से जुड़े हुए हैं। कौन? बेन जॉनसन साहब। ध्यान दीजिएगा, जो ये आपके बेन जॉनसन हैं आपकी रेस्टोरेशन एज वाले, और जो डॉक्टर जॉनसन है ये दोनों अलग हैं। और डॉक्टर जॉनसन जो कि आपकी इंग्लिश डिक्शनरी के लिए जाने जाते हैं, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश इन्होंने लिखी थी। और जॉन फ्लेचर की अगर बात करूँ तो ये भी आपके रोमांटिक एज से ही बिलोंग करते हैं। कौन? जॉन फ्लेचर साहब। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ता हूँ आप में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दिया है, ही वॉज बॉर्न ऑफ रिच बट ऑनेस्ट पेरेंट्स, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच। आपने इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है कि वो पैदा तो हुआ रिच फैमिली में लेकिन ऑनेस्ट पेरेंट्स हैं उसके। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे वो आपसे कहना चाह रहा है कि जो रिच लोग होते हैं वो ऑनेस्ट नहीं होते हैं। यानी इनडायरेक्टली आपको एक ताना सुना रहा है, एक आयरनी टाइप की कर रहा है। ऑप्शन में अगर आपको ऑप्शन देखेंगे तो आपको कौन कौन से मिलेंगे? एक तो आपको रिटोर्ट्स मिलेगा, जिसमें हम लोग नेगेटिव बातों से हम लोग पॉजिटिव बात को निकालते हैं। और दूसरा आपको इनेंडो मिलेगा, जिसमें हम लोग सुनाते हैं किसी को और अच्छी बातें बोल के। पन का मतलब होता है जहाँ पे एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं।
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इनेंडो इसका सही आंसर होगा। अगर लीटोट्स की अगर बात करूँ तो इसकी एग्जांपल जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, आई एम नॉट अ बैड मैन, इसका मतलब ये हुआ कि मैं गंदा आदमी नहीं हूँ, इसका मतलब मैं अच्छा आदमी हूँ। इस तरीके के एग्जांपल होते हैं आपका लीटोट्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामर से लिया गया है, बेसिक सा क्वेश्चन है। ई एन डैश इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन एड्रेस टू डेट एज इफ लिविंग, यानी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच में किसी डेड आदमी को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि वो जिंदा है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं एलिजी में, डिडक्शन में, एपोस्ट्रोफी में या ओनोमोटोपोइया में। इसका सही आंसर होगा आपका सी में। आपने देखा होगा एपोस्ट्रोफी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम डेड थिंग को और जो हमारे सामने नहीं होती है हम उसको पुकारते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे आपका एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। और हम पुकारते ऐसे हैं मानो जैसे कि वो जिंदा हो। ठीक है, जैसे ओ वाइल्ड वेस्ट विंग वाली पोएम आपने सुनी होगी, तो इसमें आपको हवा को पुकार रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका लिटरेचर से है। अ नोवेल अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ अ रग और कॉमन पर्सन इज, हम इसे क्या बोलेंगे जहाँ पे भी आपको एडवेंचर ऑफ रग और कॉमन पर्सन दिख जाएगा। ऑप्शंस आपको मिले हैं हिस्टोरिकल नोवेल, पिकारेस नोवेल, एक्सपीडिशन या आइडियाज़। इसका सही आंसर होगा, उसे हम लोग पिकारेस नोवेल बोलते हैं। आप मुझे पिकारेस नोवेल के एग्जाम्पल कोई भी एक दो एग्जाम्पल अगर आप कमेंट बॉक्स में करके दें तो अच्छा रहेगा। वीडियो को आप छोटा करिए और आप इसको पहले लाइक करिए, तब जाके फिर आप स्क्रीन को बड़ा करके देख सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक और आपके कमेंट ही मेरे लिए रिस्पॉन्स होते हैं और उन्हीं से मुझे पता चलता है कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। उत्तराखंड एलटीई वाले से देखा है, अन्य एग्जाम वाले ना देखा है, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये उसी पे बेस्ड राइटर पे बेस्ड बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन इज़ नॉट अ लिंकिंग वर्ब, इनमें से कौन सा एक लिंकिंग वर्ब नहीं है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसमें कौन कौन से, बिकम, सीम, फील और मस्ट। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आपका ये गलत होता है तो आप मानिए कि आपकी एलटी की तैयारी भी बहुत कम है। तो लिंकिंग वर्ब मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आपने ग्रामर में बेसिक चीज़ें पकड़नी है एलटी के लिए। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मस्ट एक लिंकिंग वर्ब ना होकर कि आपका एक मॉडल वर्ब है। बाकी आपने लिंकिंग वर्ब के आज आपने एग्जाम्पल देखने हैं गूगल में, फिर आप चाहें तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब मैं बढ़ता हूँ। आपका ग्रामर से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव दिस लॉक ब्रोकन, आपने इसकी वॉइस चेंज करनी है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ब्रेक दिस लॉक और दूसरा दिया गया है लेट दिस लॉक बी ब्रोकन। तो आपने देखना है पैसिव वॉइस के लिए हमें बी की फॉर्म की जरूरत पड़ती है, उसके साथ थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका वोकेबलरी से नेक्स्ट क्वेश्चन है। माफ कीजिएगा, जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बी इसका गलत आंसर होगा, सी इसका सही आंसर होगा कि गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक। नेक्स्ट आता है आपका रैम्पेंट मीन्स बताना अपना, आपका वोकेबलरी से एक क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन आपके वोकेबलरी से आते हैं एलटी के एग्जाम में, पिछली बार आपके 2 क्वेश्चन आए थे और अगर आप टोटल अगर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वोकेबलरी से 3 थे। नेक्स्ट तो रैम्पेंट मीन्स आपने बताना है इरेडिकेटेड, अबंडेंट, इनफ या वाइड स्प्रेड। अगर मैं बात करूं आपका अबंडेंट ऑफ और इनफ की, तो अबंडेंट का मतलब होता है आपका प्रचुर मात्रा में, इनफ का मतलब होता है आपका पर्याप्त मात्रा में। तो ये दो तो इसके आंसर नहीं है। और इरेडिकेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को आप अगर जड़ से समाप्त कर देते हैं, लेकिन रैम्पेंट का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, यानी किसी चीज़ को फैला देना, वो क्या होता है आपका रैम्पेंट होता है। नेक्स्ट आता है नेम द इंडियन राइटर हु वॉन द बुकर प्राइज, आपने उस इंडियन राइटर का नाम बताना है जिसने कि आपको बुकर प्राइज जीता था। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, विक्रम सेठ, नजीम मिर्ज़ाकिल, अनीता देसाई या आर के नारायण। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनीता देसाई ने आपका बुकर प्राइज जीता था। बात अगर मैं करूं तो अनीता देसाई की, ये जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस नोवेल क्राई द पीकॉक के लिए अनीता देसाई को जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनको बुकर प्राइज़ कब मिला था, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि इनको 1999 में इनको बुकर प्राइज़ मिला था। कि इनको अनीता देसाई को कब मिला था, 1999 में। ठीक है, क्राई द पीकॉक के साथ साथ वॉइसेस इन द सिटी के लिए जाने जाते हैं और इनको एक गार्जियन प्राइज़ भी मिला था, वो इनके वर्क आई थिंक द विलेज बाय द सी के लिए मिला था, उसे भी आप ध्यान रखेंगे अनीता देसाई को। ठीक है, 1937 में इनका बर्थ है, डेथ अभी तक इनकी नहीं हुई है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपका नजीम मिर्ज़ाकिल साहब की, तो ये जेविस राइटर हैं, JAWISS जेविस राइटर हैं। कौन, नजीम मिर्ज़ाकिल। इन्हें फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट लिटरेचर करके भी इन्हें कुछ कहा जाता है कि इन्हें नजीम मिर्ज़ाकिल साहब को। बात करूँ ये नजीम मिर्ज़ाकिल का एक फेमस वर्क की, तो जिसका नाम है आपका द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, वही वर्क आपका पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट आता है विक्रम सेठ की, अगर बात की जाए तो विक्रम सेठ जो कि जाने जाते हैं अपने फेमस वर्क के लिए, और जिनका फेमस वर्क है वो है आपका कौन सा, अ सूटेबल बॉय। अ सूटेबल बॉय इनका फेमस नोवेल है, किनका, विक्रम सेठ साहब का। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडियन राइटर्स में से कौन सा इंडियन राइटर होमोसेक्सुअल है, तो उसका भी सही आंसर होगा वो आपका विक्रम सेठ साहब होंगे। और जो इनका नोवेल मैंने आपको बताया अ सूटेबल बॉय करके, उसमें एक जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम आपका रूपा मेहरा, उसी भी आप ध्यान रखेंगे। रूपा मेहरा नाम की आपको प्रोटैगनिस्ट किस में देखने को मिलती है, विक्रम सेठ के अ सूटेबल बॉय में देखने को मिलती है।
आर के नारायण का पूरा नाम आपसे पूछा जाता है, रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण इनका पूरा नाम है आर के नारायण साहब का। इनका एक फेमस नोवेल है जिसके लिए ये जाने जाते हैं, इसका नाम आपका क्या, मालगुडी डेज, जिसमें आपका मालगुडी नाम का आपका फिक्शनल टाउन को आपका दिखाया गया है, मालगुडी नाम के फिक्शनल टाउन को। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो खुशवंत सिंह थे उनकी उसमें भी एक फिक्शनल टाउन का नाम दिखाया जाता है, तो उनके फिक्शनल टाउन का नाम क्या है, खुशवंत सिंह थे। अगर आपको मिलता है तो आप उसे मुझे बताएंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34 की ओर अगर मैं बढ़ूँ कि ब्रह्मपुर इज़ अ फिक्शनल टाउन एसोसिएटेड विद, जो ब्रह्मपुर नाम का जो फिक्शनल टाउन है वो किससे एसोसिएटेड है। जैसे मालगुडी भी एक है आपका फिक्शनल टाउन है, तो आर के नारायण दिया गया आपको, खुशवंत सिंह या विक्रम सेठ या रस्किन बॉन्ड। तो जो आपका ब्रह्मपुर नाम का जो फिक्शनल टाउन है वो किससे, विक्रम सेठ से ही एसोसिएटेड है। अभी जो मैंने आपको नोवेल बताया था अ सुटेबल बॉय, इसका जो फिक्शनल टाउन है उसका नाम क्या आपका ब्रह्मपुर है, इसे आप ध्यान रखेंगे, विक्रम सेठ की बात हो रही थी, ठीक है। रस्किन बॉन्ड के बारे में आप जानते ही हैं, इनकी बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज हैं जो कि उत्तराखंड के देहरादून में रहते हैं रस्किन बॉन्ड साहब, इनसे भी अल्टीमेट क्वेश्चन बनना फिक्स है लगभग। और रस्किन बॉन्ड का बहुत फेमस वर्क जो है जिसपे एक पिक्चर भी बनी थी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर रस्किन बॉन्ड की मैं बात करता हूँ तो ये जाने जाते हैं द रूम ऑन द रूफ के लिए। इसके साथ साथ द ब्लू अम्ब्रेला करके भी इनका एक वर्क है रस्किन बॉन्ड साहब का। द रूम ऑन द रूफ करके भी इनका बहुत फेमस वर्क है, काफ़ी एग्जाम्स में वो पूछा गया है। अभी मैंने आपको बताया था लता मेहरा इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ विच नोवेल, तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, अ सुटेबल बॉय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु कॉल्ड कीट्स वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनोन, ये कीट्स को किसने कहा था। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पीबी शेली ने, लॉर्ड बायरन ने, या वॉल्टर स्कॉट ने, या रॉबर्ट सदे ने। तो किसने कहा था वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनोन, ये कीट्स के लिए कहा गया था। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी पीबी शेली इसका सही आंसर है, पर्सी बाइसी शेली जिनका पूरा नाम है, ठीक है। ओ टू द वेस्ट विंड किसने लिखी थी, पीबी शेली ने लिखी थी। लॉर्ड बायरन और वॉल्टर स्कॉट जो कि फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल हम इन्हें कहते हैं, सदे हो गया और लॉर्ड बायरन हो गया, ये दोनों कौन सी एज से बिलोंग करते हैं आपका, रोमांटिक एज से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अगर आपका लाइक और सपोर्ट रहा तो पक्का आपके लिए ऐसे ही रोज़ के रोज़ में एलटी इंग्लिश वालों के लिए स्पेशली और लेक्चरर वाले इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि उनके भी यही राइटर्स हैं जो आपको एलटी इंग्लिश में दिए हैं। थैंक यू।